काबरा जी, नहीं काबरा जी नहीं, सॉरी, करण फारिया, चालू करो भाई। Sachin bought 1,000 kilogram sugar from Saurabh for 40,000 on 3 months credit. For this purpose, Sachin issued a promissory note to Saurabh on the same date, payable after 3 months. On the date of maturity, the promissory note was dishonored by Sachin. Saurabh filed a suit for the recovery of the amount plus fees of advocate paid by him for defending the suit. Referring to the provisions of the NI Act, what amount could be recovered by Saurabh from Sachin? सर यदि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, तो सर यदि चेक डिसऑनर हो रहा है, तब तो हमको पता है सर सेक्शन 138 में हमको क्या क्या करना है। सर नॉर्मली भी पूछे जिसमें कोड डिफाइन नहीं किया गया है, तो सर यदि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से एग्जांपल प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक डिफाइन नहीं किया गया है, तो सर रूल्स एज टू कंपनसेशन, रूल्स एज टू कंपनसेशन फॉर डिसऑनर बताए हुए हैं आपको कि सर मेन अमाउंट तो मांग ही सकता है, मेन अमाउंट तो मांग ही सकता है। सर उसको प्रेजेंट करने की जो कॉस्ट आती है, जैसे कि कोर्ट फीस होती है, जैसे कि वकीलों की फीस होती है, सर वो सब भी डिमांड कर सकता है। सर इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर एनम के हिसाब से भी डिमांड कर सकता है। ये बताया था आपको या नहीं बताया था? यस सर, बताया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो रूल्स एज टू कंपनसेशन बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain the circumstances under which a surety may be discharged by revocation of the contract of guarantee under the Indian Contract Act. सर एक गारंटर या श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा बाय रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सर मतलब रिवोक कब कब कर सकता है, एक्चुअल में आपसे पूछ ये रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सर इसमें surety is to be discharged when the liability of surety comes to an end. Various modes of discharge are by revocation of the contract of guarantee, by the conduct of the creditor and by the invalidation of the contract of guarantee। तो इसमें से आपसे पूछ केवल ये फर्स्ट वाला रहे हैं, रिवोकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कि सर कंटिन्यूइंग गारंटी है तो नोटिस देके रिवोक कर सकते हो एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो डेथ के पहले किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए उसकी एस्टेट लायबल रहेगी, डेथ के बाद में वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है। ठीक है, नोवेशन कि सर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करके यदि दोनों पार्टीज कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो फिर सर और उसमें गारंटर का कोई उसमें मतलब प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है और ये श्योरिटी है, इन दोनों ने पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटा के कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज कर लिया विदाउट हिज कंसेंट, ही ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्चार्ज, हिज गारंटी गेट्स रिवोक्ड। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। पहला पॉइंट पूछा है, दूसरा तीसरा भी कर लेना, ये डिटेल में पढ़ाया आपको। चलिए नेक्स्ट। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑफ गुड्स। सर पार्ट डिलीवरी दी है तो क्या? सर पार्ट डिलीवरी विच इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ फुल तो पूरी डिलीवरी मानी जाएगी, अदरवाइज पार्ट डिलीवरी दी है पूरा कह के, 1000 यूनिट कह के 500 ही दिए हैं, तो फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं हो जाएगा? जिसने 1000 यूनिट मांगे, हाँ सर वो चाहे तो पार्ट डिलीवरी एक्सेप्ट करे, चाहे तो फुल कर ले। सर डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, रॉन्ग मतलब कम भी होता है, ज्यादा भी होता है, मिक्स्ड भी होता है। प्लेस ऑफ डिलीवरी कि सर यदि यदि या तो आपस में पार्टी सेलर और बायर डिसाइड कर लें कि क्या प्लेस ऑफ डिलीवरी रहेगी। यदि सेलर और बायर आपस में डिसाइड नहीं करते, तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के समय जिस जगह वो माल पड़ा हुआ था वहीं पर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, ये सब रूल्स आपको बताए हुए हैं कि जिस जगह वो माल पड़ा था। अच्छा, यदि अभी तक माल बना नहीं है, या तो सेलर उसे एक्वायर करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा, यानी कि फ्यूचर गुड्स की बात हो रही है, तो सर जहां वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा वहां पर डिलीवर होने, ऑटोमेटिकली वहां पर डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, ये एमटीपी नंबर 1 अपन ने कर लिया है। मेरे ख्याल से इजी था, ऐसा कोई मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। आइए अपन चलते हैं एमटीपी नंबर 2 की तरफ। एमटीपी नंबर 2 में ज्यादा कुछ नहीं है तुम लोगों के लिए, वो फुद्दू जैसा बना दिया इन लोगों ने। आ जाओ, एमटीपी नंबर 2 की तरफ चलते हैं अपन।
पढ़ भाई पहला क्वेश्चन। PQR jointly promised to pay us a sum of 60,000. Examining considering the provisions of Indian Contract Act, can S compel any three of the parties to pay him 60,000? R is compelled to pay the whole amount to S. Can he recover anything from P and Q? When both P and Q were solvents, P is not in a position to pay anything. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से चैप्टर में से क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस है। में जॉइंट प्रॉमिसर्स कैसे कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे कि सर देखो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है। यदि क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो प्रॉमिसर्स की जॉइंट एंड सेवरल इंडिविजुअल लाइबिलिटी होती है, जॉइंट भी होती है इंडिविजुअल भी होती है। तो XYZ ने मिलके यदि वादा किया है ए को 90,000 चुकाने का, तो सर वैसे तो सबकी 30-30 के होगी, लेकिन यदि क्या ये पूरा एक ही आदमी से वसूल सकता है? यस सर। कॉन्ट्रैक्ट यदि साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो जॉइंट लाइबिलिटी भी होती है और सेवरल इंडिविजुअल भी होती है, तो पूरा 90K इसको देना पड़ेगा। क्या ये बाद में वसूल सकता है? हाँ सर, ये बाद में इन दोनों से वसूल सकता है। हाँ, जॉइंट लाइबिलिटी में एक चीज और है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदरवाइज लिखा हुआ है कि एक्स 30K के लिए लायबल होगा, वाई 50K के लिए लायबल होगा और जेड जो है वो मैक्सिमम 20K 10K के लिए लायबल होगा, तब तो फिर इतनी है। फिर जॉइंट लाइबिलिटीज इस तरीके से होगी, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज इस तरीके से होगी। ठीक है, साइलेंट है तो जॉइंट एंड सेवरल इंडिविजुअल लाइबिलिटी दोनों तरीके से होगी। ठीक है सर। अब ये चुका नहीं पा रहा है तो सर मान लो तीनों को 30-30 हजार चुकाने थे, ये चुका नहीं पा रहा है, तो सर अब इसके 15,000 इसके 30,000 दोनों 15,000 बेयर विथ करेंगे। तो सर कैलकुलेशन कर लोगे ना, एक्स ने पूरा 90,000 चुकाया है, तो सर वैसे तो ये दोनों से 30-30 ले सकता है, पर अब ये 30,000 तीसरा वाला चुका नहीं रहा है, तो इसका 15,000 इससे लेगा और बाकी का 15,000 खुद बेयर विथ करेगा जो ऑलरेडी दे चुका है। तो इसका खुद का 30,000 प्लस 15,000, इससे वाई से 45,000 वसूल सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने, आराम से अटेंड कर लोगे आप। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ भाई। Oakwood Private Limited is the holding company of Silver Oak Private Limited. As per the last profit and loss account for the year ending 31st March 2025 of Silver Oak Private Limited, its turnover was 1.8 crore and paid up share capital was 80 lakh. The board of directors wants to await the status of a small company. The company secretary of the company advised the directors that the Silver Oak Private Limited cannot be categorized as a small company. In the light of above facts and in accordance with the provisions of Companies Act, you are required to examine whether the contention of company secretary is correct, explaining the relevant provisions of the act. स्मॉल कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन बताओ, कौन बताएगा? स्मॉल कंपनी क्या होती है? नींव, करण बोल। तो जिसका पेड अप कैपिटल हाँ नींव बोल बेटा। सर जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 4 करोड़ होना चाहिए और एस में भी प्रिस्क्राइब नॉट मोर देन 10 करोड़, नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़। देख ये ध्यान रखना, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन नहीं, अप टू है बेटा, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू आएगा। ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां मत करो, नंबर चले जाएंगे वर्डिंग्स के कारण। अप टू है, अप टू 4 करोड़, पेड अप टू 4 करोड़। और सेकंड क्या? जो टर्नओवर कैन नॉट एग्जिट 40 करोड़ और एस में भी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। ठीक है जी, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, अप टू 40 करोड़। टर्नओवर का कब का देखा जाएगा? एज पर द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का P&L अकाउंट के हिसाब से देखा जाएगा। पूरा लिखना जब भी आवे तब। और पेड अप कब की मैटर करेगी सर? अभी की मैटर करेगी। टर्नओवर इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखा जाएगा। सर तीन बातें और हैं बच्चे जहां पर मार खाते हैं कि सर किसी, अच्छा सर है ना, दूसरी बातें क्या है कि सर है ना, एक तो यहां पर है ना मॉड्यूल में जहां समझाया था वहां तो आ रहा था एंड, और जब उसको समराइज किया गया था मॉड्यूल में तो वहां आ रहा था और। दोनों के बीच में हमको एंड लेके चलना है। बात समझ लेना, एग्जाम के लिए ये भी पूरा होना चाहिए, सॉरी ये भी पूरा होना चाहिए और ये भी पूरा होना चाहिए। ठीक है, एंड लेके चलना। ऐसी गाइडेंस मिली है तुम्हारे मॉडल टेस्ट पेपर से, नंबर 1। नंबर 2,
नंबर 2, सर यदि कोई कंपनी ने दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर भी लिए तो भी सर 3 चीजें हैं कि सर यदि वो होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी में से है तो भी वो स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं हासिल कर सकती है, यदि वो पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट से बनी हुई है तो भी वो स्मॉल कंपनी का दर्जा हासिल नहीं कर सकती है। ऐसे 3 एक्सेप्शंस थे कि सर ये इन केस में भले ही ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लियो, यदि इनमें से कोई है तो वो स्मॉल कंपनी का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। जबकि क्वेश्चन की शुरुआत ही कैसे हुई है, ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड। देखा भैया, तो यहां से तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि सर स्मॉल कंपनी की में भले ही ये क्राइटेरिया पूरे हो तो भी होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है, तो फिर वो स्मॉल कंपनी का दर्जा हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए तो कंपनी सेक्रेटरी ने बोला कि सर इट कैनॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ स्मॉल कंपनी, रीजन बीइंग ये होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप में बैठे हैं। बात समझ में आ गई? यस सर, इसलिए स्मॉल कंपनी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ भाई। In the Blossom Private Limited, there are only 5 members. All of them go in a boat on a pleasure trip into an open sea. The boat capsizes and all of them died being drowned. Explain with the reference of provisions of the Companies Act 2013. Is Blossom Private Limited no longer in existence? Further, is it correct to say that a company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued? सर कंपनी की जब मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी तो बताया था कंपनी इज इक्वल्स टू ACPCS, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट फ्रॉम होम? सेपरेट फ्रॉम जिसने इनको बनाया। तो सर परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी में लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी तब तक एज इट इज चलती रहेगी जब तक कि उसको वाइंड अप नहीं कर दिया जाए। पांचों मर गए जो भी इसमें थे, तो सर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स इनको रिप्लेस करेंगे और कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक कि कंपनी को वाइंड अप नहीं कर दिया जाता है। इसलिए ये कहना कि पांचों बोट में थे, बोट पलट गई, मर गए तो अब कंपनी वाइंड अप करो, ना 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 ना, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जिस्टेंस में है। परपेचुअल सक्सेशन पे क्वेश्चन है नेक्स्ट कि सर क्या आर्टिफिशियल कंपनी जो है, आर्टिफिशियल पर्सन, कैन इट ओन इट्स प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है नहीं कर सकती? सब पता है यार, इट कैन स्यू ऑन इट्स ओन नेम, क्योंकि अब ये सेपरेट पर्सन बन चुका है टू द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फारिया जी कहाँ चले गए? अच्छा, नी मुरार का आप पढ़ लो भाई। हाँ सर। Explain the rules laid down under the Indian Partnership Act 1932 for the mode of settlement of partnership accounts after dissolution of a firm. What is the order in which the assets of the firms are applied? देख लो, एक टॉपिक था जो मैंने पार्टनरशिप एक्ट में बोला था आपको, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बाय पार्टनर्स आफ्टर डिसोल्यूशन। ये प्रिया मिस ने पढ़ाया था, आपको याद हो तो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग करी थी, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर डिसोल्यूशन। ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स उस तरीके से होगा, किस ऑर्डर में अप्लाई होगा वो उनका पढ़ाया हुआ है, उसमें से क्वेश्चन ये है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो रूल्स आपको याद रखने हैं, नंबर 1। नंबर 2, एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर ये जो है पार्टनरशिप, इसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनर्स हैं, मिस्टर पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जो है वो उसकी एसेट से ज्यादा है। एसेट्स मान लो 100 रुपए की है, लाइबिलिटीज 150 रुपए की हो रही है। अच्छा, तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि किस ऑर्डर में पार्टनरशिप की एसेट्स अप्लाई करी जाएगी, या फिर मतलब इन्होंने पर्सनल लोन्स भी ले रखे मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, तो इनकी पर्सनल जो एसेट्स हैं वो पहले यहाँ का पैसा चुकाने में लगाई जाएगी लाइबिलिटीज वाला, या फिर इनके पर्सनल जो लोन्स हैं वो चुकाने में लगाए जाएंगे। तो सर आपको ध्यान है, पार्टनरशिप की एसेट पहले पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज में चुकाने में लगाई जाएगी, एक्स्ट्रा बचता है तो पार्टनर्स के लोन्स, पर्सनल लोन्स चुकाने में लगाई जाएगी या उनको दे दिया जाएगा। वाइस वर्सा, पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स हैं तो वो पहले इनकी पर्सनल लोन्स चुकाने में लगाई जाएगी, कुछ बचता है तो यहाँ पार्टनरशिप लाइबिलिटी चुकाने में लगाई जाएगी। ये बात आपको पहले भी बताई हुई है।
सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर आपको प्रियमिस वाले लेक्चर्स से बताया गया था। नेक्स्ट पढ़ो भाई। यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया, ये वाला करंट फारिया पढ़ना इसको। Discuss the provisions of the Indian Partnership Act regarding the payment of firms' debts and separate debts of partners. How are the firm's property and the partner's separate property applied in settling such debts? पहले किसका, फर्म के लिए पहले पार्टनरशिप एसेट्स, पार्टनरशिप लाइबिलिटीज, फिर बचा हुआ, फिर पार्टनर का इंडिविजुअल एसेट, उनकी इंडिविजुअल लाइबिलिटीज चुकाने के बाद जो बचा है वो ऐसा है। ये पूरा मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, ठीक है। सेकंड ए पढ़ भाई। The Institute of Science and Technology, Dehradun, placed an order for various chemicals worth 1,50,000 from a supplier in Delhi. The buyer made full advance payment and the seller dispatched the consignment via courier of his own choice. Without reserving any right of disposal over the goods, the consignment was lost in transit and now the buyer seeks a refund for the purchase price. With reference to the provisions of Sale of Goods Act, assess the validity of buyer's claim for refund. देखो सर, बायर और सेलर, सर रिस्क किसकी होती है? रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। क्या ओनरशिप सेलर से बायर के पास में ट्रांसफर हो गई? सर यदि बायर ने, सॉरी सेलर ने, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स वो माल कैरियर को चढ़ा दिया है और उस कैरियर पे जो पावती दी उस पे भी अपना राइट नहीं रखा, या फिर जहां बायर के यहाँ पर है उधर अपने एजेंट को वो पावती है उस पे एजेंट का नाम नहीं लिखा है, तो ही इज नॉट रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, तो सर immediately the ownership gets transferred from the seller to the buyer, ठीक है। he is not reserving his right of disposal of the goods, ठीक है। तो सर ओनरशिप गॉट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू दी बायर। अब उन गुड्स को जो भी होता है वो बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सर मतलब ये जो केमिकल की जो लॉस हुआ है वो बायर को बेयर विथ करना पड़ेगा। नेक्स्ट। Siddharth visited an authorized car showroom and purchased a car of his choice without conducting a detailed inspection. After making the payment and taking delivery of the car, he discovered a defect in the engine that could not have been detected even with a reasonable inspection. With reference to the provisions of Sale of Goods Act, whether Siddharth can invoke the implied condition of merchantability and repudiate the contract due to the defect in the car. देखो, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्या होती है कि सर गुड्स वो होते हैं ना कमर्शियल पर्पसेस के लिए फिट होने चाहिए। कैसे कि सर टीवी जो है वो सही में पिक्चर दिखाना चाहिए, सीमेंट बैग जो पानी में भीगा हुआ है वो कमर्शियल पर्पस के लिए फिट नहीं है, मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है। घड़ी जो सही टाइम नहीं दिखाती है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। तो सर जिस पर्पस के लिए वो उसको पूरा करना है। अच्छा, इंस्पेक्शन का चांस मिलना चाहिए। यदि इंस्पेक्शन करने के बाद में भी, यदि इंस्पेक्शन करने के बाद में भी कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो कि नंगी आंखों से पकड़ में नहीं आते हैं, तो फिर उनके लिए कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी जिंदा रहेगी, ये बात ध्यान रखना। हाँ, यदि इंस्पेक्शन करते वक्त कोई चीज ऐसी थी जो नंगी आंखों से पकड़ में आनी चाहिए थी और मेरे पकड़ में नहीं आई, तो फिर कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी का फायदा नहीं मिलेगा। इसका आंसर बहुत अलग तरीके से दिया है इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर उसमें। एक मिनट देखते हैं अपन। ये है आपका सेकंड का ए का सेकंड, आइए देखते हैं सेकंड का ए का सेकंड। पढ़ यार इसको एक बार, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी को। Where goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, whether he is the manufacturer, producer, or not, there is an implied condition that the goods shall be of merchantable quality. There are two requirements for this condition to apply. Goods shall be bought by description. The seller should be a dealer in goods of that description, ये provided ध्यान that if the रखना, buyer. ये ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं टेक्स्ट में अपने मिसिंग हुआ है कि सर जहां पर गुड्स डिस्क्रिप्शन से खरीदा गया है, चाहे वो बेचने वाला प्रोड्यूसर था या नहीं था, इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, वो बेचने लायक कमर्शियली होने चाहिए, जिस पर्पस के लिए बने वो होने चाहिए। सर मर्चेंटेबिलिटी की कंडीशन अप्लाई हो इसलिए दो चीजें हैं। सर गुड्स को डिस्क्रिप्शन से
खरीदा गया हो, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, सेलर शुड बी अ डीलर इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। सेलर जनरली उन गुड्स के माल में बेचता और खरीदता रहता है। कैविएट एम्पटर की दो चीजें यहाँ पे डाल दी है उन्होंने। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स, बायर ने यदि गुड्स को देख लिया है, there shall be no implied condition as regard defect which such examination ought to have revealed। सर यदि नंगी आंखों से एग्जामिनेशन से पकड़ में आनी चाहिए थी और आपके नहीं पकड़ में आई, तो फिर अभी ये इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी नहीं रहेगी। लेकिन नंगी आंखों से नहीं, लेटेंट और पेटेंट डिफेक्ट्स करके मैंने आपको एक बात बताई थी, तो नंगी आंखों से पकड़ में नहीं आ रही है चीज, ऐसे डिफेक्ट्स हैं, तो फिर वो कोई इंस्पेक्शन में सामने थोड़ी आएंगे। उनके लिए इम्प्लाइड कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी रहेगी। जैसे कि एक टीवी सेट है, मैं यदि टीवी सेट का इंस्पेक्शन कर रहा हूं तो मैं ऊपर से देख सकता हूं कि हाँ कोई ब्रेकेज तो नहीं है, स्क्रीन तो सही है, 5 मिनट चला के भी देख सकता हूं कि हाँ सब कुछ सही से चल रहा है। सर लेकिन है ना, उसकी डिजाइन फॉल्टी है, अंदर जो भी उसके सर्किट बोर्ड लगा हुआ है उसकी डिजाइन फॉल्टी होने के बाद में हर आधे 1 घंटे के बाद में वो 5 मिनट के लिए डाउन हो जाता है। तो सर ये तो नंगी आंखों से नहीं पता पता पड़ सकता ना कि अंदर ये प्रॉब्लम है। सो ऐसी चीजों के लिए कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी जिंदा रहेगी, भले ही मैंने इंस्पेक्शन कर लिया हो तो भी। ठीक है, चलिए, तो इन द इंस्टेंट केस डिफेक्ट इन इंजन कुड नॉट हैव बीन डिटेक्टेड इवन विद रीजनेबल इंस्पेक्शन, देयरफॉर सिद्धार्थ अप्लाई कर सकता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है। ध्यान रखना, सिंपल है, कंसेप्ट है, याद है, लिख सकते हो, जो जो दिमाग लगा के लिख सकते हो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख भाई। Explain the classification of capital under company law as per the Companies Act 2013. Discuss the different types of capital and the statutory definitions associated with each. Authorized capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, paid up capital, सब आता है, आपको कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Explain the advantages of LLP form of business. How does its legal structure make it a flexible and preferable business model for entrepreneurs? ठीक है, तो सर LLP की क्या एडवांटेजेस है? 5-6 एडवांटेजेस बताई गई थी आपके मॉड्यूल में, वो अपने को सारी मेंशन करनी है। ठीक है, और प्रेफरेबल कैसे, वो पूरा समझाना है कि सर इसमें बेनिफिट ऑफ कंपनी भी है और बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप भी है। कंपनी की तो लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट है और पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, इसको वाइंड अप करना आसान है। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस द लीगल कैपेसिटीज ऑफ एन LLP विच एक्वायर्स अपॉन रजिस्ट्रेशन, कि सर जिस वही सेपरेट मतलब बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है रे, तो वही है जो आपको बताया हुआ है। तो सर ये देखो, ये 5 या 6 तो इसकी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अच्छा, इट इज इनडायरेक्टली आस्किंग अबाउट इन द सेकंड क्वेश्चन, डिस्कस द लीगल कैपेसिटीज एन LLP एक्वायर्स अपॉन रजिस्ट्रेशन, कि सर रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है LLP का, कि सर वही इफेक्ट होता है जो एक कंपनी का होता है, कि सर ये बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है तो ये अपने नाम से स्यू कर सकती है, इससे इसके नाम पे स्यू किया जा सकता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, यदि चाहे चाहे तो कॉमन सील भी रख सकती है, हर वो काम कर सकती है जो बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट पूछ रहे हैं, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आ जाओ भाई। PQ&R are partners in a construction firm. PQR Associates. P buys cement on behalf of the firm from D. The cement is used in the ordinary course of the firm's business. P uses the cement for his personal purposes. The supplier D, who is unaware of the private use of cement by P, claims the price from the firm. The firm refuses to pay for the price on the ground that the cement was never received by it. Referring to the provisions of the Indian Partnership Act, answer the following. Whether the firm's contention is tenable, what would be your answer if part of the cement so purchased by P was delivered to the firm by him and the rest of the cement was used by him for his private use, about which neither the firm nor the supplier were aware? देखो, यदि कोई फर्म का पार्टनर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस
इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये कीवर्ड है, आने चाहिए। यदि कोई फर्म का पार्टनर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस तरीके से फर्म काम करती थी, फर्म के नाम पे कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन द नेम ऑफ द फर्म इन द यूजुअल वे जिसमें फर्म बिजनेस करती थी, 3 कीवर्ड आने चाहिए आंसर में। तो फिर उसके द्वारा किए गए कामों के लिए फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, पार्टनर ने क्या किया, सीमेंट ट्रेडर से फर्म के नाम पे, जिस तरीके से वो फर्म ऑर्डिनरी वे में धंधा करती थी, सीमेंट ऑर्डर कर दी यूजुअल वे ऑफ डूइंग बिजनेस में, ले जाके अपने घर पे चिपका दी उसको सीमेंट को। सर तो क्या उसके लिए वो सीमेंट सप्लायर फर्म को रिस्पॉन्सिबल बना सकता है? सर बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ठीक है, अच्छा तब क्या, जब उसमें से कुछ सीमेंट तो यहां पर लगा दिए फर्म को, बाकी सीमेंट घर चिपका दिए। सर सेम आंसर है नंबर 1। नंबर 2, सर फर्म पार्टनर के द्वारा, पार्टनर ने फर्म का पैसा यदि मिस एप्लीकेशन किया है, सर क्या उसके लिए पूरी फर्म को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ठहरा सकते हैं। तो ये तो आना ही चाहिए, मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी बाय अ पार्टनर ऑफ द फर्म के लिए पूरी फर्म जिम्मेदार होगी। दोनों एस्पेक्ट से लिखना है बेटा। ठीक है, क्या अभी तक किसी को कोई मेजर डाउट, या ऐसा लग रहा है हाँ इजीली फ्लो कर जाएंगे? इजीली फ्लो कर जाओगे ना? देखो कॉन्फिडेंस रखना लॉ के पेपर में। लॉ का पेपर ही वो पेपर है जो बनाएगा या बिगाड़ेगा। डरना मत, ठंडे दिमाग से, कोर्स बहुत लेंदी है, ठंडे दिमाग से करके आना। नेक्स्ट आ जाओ भाई। Unity Foundation is a newly incorporated company focused on promoting education and healthcare services in rural areas. The company is registered as a Section 8 company with a clear plan to reinvest all profits into its activities, and a license has been accorded by the central government for the financial year ending 31st March 2025. Substantial profit and transferred some amount to Messer ABC Associates, a partnership firm and one of the members of the company. Subsequently, on the complaint of one of the members, the central government, after giving an opportunity of being heard, directed the company to be wound up on the grounds that the partnership firm cannot be a member of Section 8 company and it cannot transfer any part of the profit to the firm. Explain in the light of provisions of Companies Act whether the ground taken for winding up is sufficient. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्या सर सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड जैसे अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है क्या? नहीं सर, ये तो हमको बहुत ध्यान है कि सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड जैसे अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। वो ज्यादा में ज्यादा अपने ही ऑब्जेक्टिव्स में उस प्रॉफिट को लगा, इसलिए उसने इस सेक्शन 8 कंपनी में एक पार्टनरशिप फर्म जो मेंबर है उसको यदि डिविडेंड दे दिया गया तो इस बेसिस पे वाइंड अप होने का बोल दिया। सर कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी ने यदि गलत काम किया है तो सर क्या क्या सलूक किया जा सकता है उसके साथ में? 3 सलूक किए जा सकते हैं कि सर पहला तो उसको उसका सेक्शन 8 लाइसेंस हटा दिया जा सकता है, और नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक जो भी जैसी भी कंपनी है वो उसके नाम के आगे वापस लगाया जा सकता है। दूसरा सर वाइंड अप किया जा सकता है। तीसरा सर उसको सिमिलर ऑब्जेक्टिव की कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है उसके साथ में इसको अमालगमेट किया जा सकता है। तो सर वाइंड अप किया जा रहा है, सर बिल्कुल सही है। दूसरा रीजन जो वाइंडिंग अप के लिए दिया जा रहा है कि सर एक सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं हो सकती, सर ये बेसिस नहीं है, बिल्कुल तुम्हारे टेक्स्ट में दिया हुआ है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म जो है वो बिल्कुल मेंबर हो सकती है। तो इस बेसिस पे वाइंडिंग अप गलत है सेक्शन 8 कंपनी का। दूसरे बेसिस पे सही है कि उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक पॉजिटिव आंसर है और एक नेगेटिव आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ भाई। Pacific Private Limited has 9 directors on its board of directors. The company's articles of association currently state that the quorum for board meetings shall be 1/3 of the total strength or 2 directors. Whichever is higher, the company now intends to amend the articles to specify that the quorum for board meetings shall be 1/3 of the total strength of 4 directors, whichever is higher. Advise the company on the procedure for including whichever this entrenchment provisions in its articles in accordance with the provisions of Companies Act 2013. Would your advice differ if the company were a public company?
ये इस पे बहुत ही धमाल हो चुका है। एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस क्या होते हैं? एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस क्या होते हैं? कि सर मैंने आपको बताया है ना, कोई चीज को यदि डिफिकल्ट बनाना है, एक नॉर्मल होता है, मेरे को मेरी कंपनी के कोई प्रोसीजर में चेंज करना है, नॉर्मल सा प्रोसीजर है सर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, यानी कि 50% से ज्यादा लोगों ने यदि हाँ बोल दिया तो वो चेंज हो जाएगा। सर जो ज्यादा इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उनको मैं स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू चेंज करूंगा, यानी कि 75% से ज्यादा लोगों ने हाँ भर दी, यानी कि 3/4 लोगों से ज्यादा लोगों ने हाँ भर दी, तो वो लागू हो जाएगा। लेकिन सर कुछ चीजें इतनी बेसिक होती हैं, उनको चेंज करना हम बड़ा डिफिकल्ट बनाना चाह रहे हैं। तो सर उनके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, जिस मतलब विच इज इवन हैविंग अ बेटर स्टैंडर्ड देन दिस स्पेशल रेजोल्यूशन। उसमें हम ये बोल सकते हैं कि जब तक 100% लोग नहीं माने या जब तक 90% लोग नहीं माने, तब तक ये चेंज नहीं किया जाएगा इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। ठीक है सर। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन किसी चीज को डिफिकल्ट बना देना इन कंपैरिजन टू रेगुलर चेंजेस। ठीक है। तो सर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है और कैसे अप्लाई किया जाता है, ये अपन ने पूरा डिस्कस किया हुआ है। पैसे, ये तो एक जस्ट एक वो डिटेल दे रहा है। पूछ क्या रहा है? एडवाइज द कंपनी ऑन द प्रोसीजर फॉर इंक्लूडिंग दिस एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन दिस आर्टिकल्स। ठीक है। क्या आपका एडवाइस डिफरेंट होती यदि वो एक पब्लिक कंपनी होती? हाँ सर, प्राइवेट कंपनी के लिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लागू करना और पब्लिक कंपनी के लिए एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लागू करने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी का सेकंड पार्ट है। इसका आंसर देखते हैं एक बार। 3 के बी का सेकंड पार्ट है, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। पढ़ इसको एक बार करण फारिया, क्योंकि इतना अलग सा टॉपिक है कि अपन बाकी सब तो बोल लेते हैं, एमओए एओए, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन छोटी सी चीज है। और आजकल पैटर्न यही हो गया है, छोटी सी चीज से बढ़ा के पूछने लग गए हैं ये लोग। पढ़ ले इसको एक बार। Manner of inclusion of the entrenchment provisions. The provisions for entrenchment shall only be made either on formation of a company or by an amendment in the articles agreed to by all the members of the company in the case of a private company and by a special resolution in the case of a public company. देख लो, प्राइवेट कंपनी में अलग तरीके से और पब्लिक कंपनी में अलग तरीके से एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लागू होगा। सर कब होगा? सर शुरू कंपनी बनी है शुरुआत में भी होगा, और कंपनी बनी है उसके बाद में भी आप एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस लागू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि शुरुआत में ही लागू हो। ठीक है। तो सर इट शैल बी मेड either on the formation or on amendment in its articles too by all the members of the company in case of a private company। 100% लोग यदि मानेंगे प्राइवेट कंपनी में तो ही वो लागू होगा एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। प्राइवेट कंपनी का सीन तो ये है। और पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन से भी एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। ये फर्क है प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। ठीक है। चलिए, तो यदि ये भी पढ़ लिया, फिर इसको क्यों छोड़ें? Notice to the registrar of the entrenchment provision where the articles contain provisions for entrenchment, whether made on formation or by amendment. The company shall give notice to the registrar of such provisions in such form and manner as may be prescribed. देखो यार, वो तो रजिस्ट्रार को कंपनी के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी दी होनी चाहिए। अब अपने करंट केस में कंपनी का नाम है पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है। तो सर सारे मेंबर्स की कंसेंट चाहिएगी इस एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को डालने के लिए। हाँ, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस लागू करने का अलग अलग तरीका होता है। पब्लिक में तो स्पेशल रेजोल्यूशन है, प्राइवेट में सबको मानना पड़ेगा, 100% लोगों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? सेक्शन 39। एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच समय से पहले ही ध्यान पड़ जाए तो सर ये तो आप डिस्कस कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ गई। Examine the validity of the following agreements under the provisions of Indian Contract Act and justify your answer.
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूछ रहा है, या वॉइडेबल है, क्या है, वैलिड है या नहीं है, मेन क्वेश्चन है। पहला, दीपिका जी ने 20,000 रुपए दिए एक मैरिज ब्यूरो को टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिव ग्रूम्स फॉर अ डॉटर्स मैरिज। शादी के लिए रिश्ते करने दे तो प्रोफाइल्स देखने के लिए 20,000 रुपए दिए। सर क्या यहाँ पर आदमी की, ह्यूमन बीइंग की बेचा बेची हो रही है क्या शादी के लिए? नहीं सर। तो ये तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ सर, क्योंकि वो केवल बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट, भरत एग्रीज विद राहुल टू सेल हिज व्हाइट हॉर्स। दोनों को पता नहीं था, उससे पहले ही एग्रीमेंट के टाइम में मरा हुआ था। तो सर ये तो बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया या नहीं हो गया? यस सर। या फिर आप ये बोल लो, या फिर और क्या बोल सकते हैं बताइए। फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से आंसर करना हुआ, मिस्टेक वाला चैप्टर नहीं, और फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से आंसर करना हुआ, तो कैसे करूंगा? बताओ। Were goods destroyed before making of contract? Perishing ऐसा। गुड्स जो है, दे आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सर गुड्स हैव ऑलरेडी नॉट इन एग्जिस्टेंस। तो हालांकि हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आंसर करना है, नहीं तो इसमें अपन सेक्शन 7 सेक्शन 8 भी टिका सकते थे एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यस, पर इन्होंने क्या बोला, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमको सोगा में नहीं घुसना है। बोल मुकुंद। सर इसमें वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट वाला आ जाएगा क्या? व्हेन द सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट मैटर का रहता है ना, कि अगर सब्जेक्ट मैटर को कुछ पहले ही हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल रहता। वॉइडेबल नहीं, वॉइड एग्रीमेंट है ये, शुरुआत से गलत है, क्योंकि दोनों पार्टीज को पता ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले ही जो सब्जेक्ट मैटर है वो उड़ चुका है, तो ये वॉइड एग्रीमेंट है। या तो ऐसे लिख दो, और ज्यादा बेटर आंसर क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सर ये तो बायलैटरल, दोनों पार्टीज मिस्टेक कर रही हैं एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, तो सर ये वॉइड एग्रीमेंट है, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं। नेक्स्ट, Ayush sells goodwill of his shop to Omkar for 5 lakh. Promises not to carry on a similar business within local limits as long as Omkar carries on the like business. सर मैंने मेरी बिजनेस की गुडविल बेची है। वैसे तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, पर यहाँ पर गुडविल बेची है ना, तो फिर इसलिए ये एक्सेप्शन है। प्लस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सिमिलर बिजनेस, सिमिलर जोग्राफिकल लिमिट्स, सिमिलर बिजनेस, रीजनेबल टाइम पीरियड। तो सर जोग्राफिकल लिमिट तो रीजनेबल है, सिमिलर बिजनेस भी है। सर टाइम को देख लो कि सर जब तक हम कैरी कर रहे हैं इस बिजनेस को जो आपसे खरीदा है, तब तक मत घुसना। सर ये भी रीजनेबल ही माना जाता है, ठीक है। 1 साल 2 साल 5 साल, या जब तक हम आपसे खरीदा हुआ बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, वो भी रीजनेबल है। नेक्स्ट, A property worth 20 lakh was agreed to be sold for just 2.5 lakh by a person of unsound mind. सर इसको दो एंगल से देखना। 20 लाख की प्रॉपर्टी 2.5 लाख में बेचने की बात कर दी बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है या नहीं है? यस सर, क्योंकि the person is not competent to make a contract. He is of unsound mind. When a person is said to be of unsound mind, a person is said to be of unsound mind when at the time of making the contract, he is not able to justify or analyze the effect of making that contract upon his own interest. तो सर अनसाउंड माइंड के आदमी ने बेचा है, तो ये गलत एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है। यही यदि किसी नॉर्मल समझ के आदमी ने बेच दिया होता, हु इज ऑल्सो मेजर, तो फिर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता? हाँ सर, बिल्कुल वैलिड होता, क्योंकि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। 20 लाख की चीज में 2.5 लाख में बेचूं, 20,000 में बेचूं, ये मेरा लुकआउट है, बस कंसिडरेशन आना चाहिए, पूरा है या अधूरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर वो वैलिड हो जाता। ठीक है, तो फिर आंसर अलग तरीके से करते। सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करिए, सेम लिंक पे रिज्वाइन करो।